सुनने के बाद अरविंद जी के जहन में सबसे पहले देश की किस तरह की तस्वीर सामने आती है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं हमेशा कहता हूं कि ऊपर वाले ने जब पृथ्वी की रचना की थी तो उसने सबसे खूबसूरत जगह भारत को बनाया था। उसने भारत में सब कुछ दिया। हमारे पास पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं, हर किस्म की जड़ी बूटी है, सारे मिनरल्स हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो ऊपर वाले ने भारत को नहीं दी? और जब ऊपर वाले ने इंसान की कल्पना की और इंसान को बनाया तो उसने सबसे इंटेलिजेंट आदमी भारत में बनाया। हमारे भारत के लोग पूरी दुनिया में जहाँ जाते हैं, आप बड़ी बड़ी एक मैंने पढ़ी थी, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, हर एक उठा के देख लो, ऊपर आपको पहले 2 या 3 के अंदर भारत का आदमी बैठा मिलेगा। लेकिन हमारा देश क्यों पिछड़ा रह गया, मैं कई बार ये सोचता हूँ। तो उसका एक ही कारण है, गंदी राजनीति। हमारे देश के अंदर सारी सुविधाएं भगवान ने दी, हमारे देश के अंदर सबसे इंटेलिजेंट आदमी भगवान ने बनाया, लेकिन गंदी पॉलिटिक्स, पार्टियां, नेता, इन लोगों की वजह से 70 साल में हमारा देश पिछड़ा रह गया। विजन की कमी थी या नियत की कमी थी? नियत की कमी थी, वरना बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। देश बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे नेता और हमारी पार्टियां सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा, अभी ये महामारी का दौर चल रहा है और जब इसकी शुरुआत हुई थी उस दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच में कई मतभेद भी देखने को मिले, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आपने प्रयास किया, बेहतरीन प्रयास, फिर एक कोऑर्डिनेशन हुआ, उसके बाद दिल्ली में जो ग्राफ कोरोना का यूं जा रहा था उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। किस तरीके से संभव पाया है? हमने सबको साथ लिया। एक चीज़ मैंने ये महसूस की और समझ ली कि ये इतनी बड़ी महामारी है, इससे कोई एक सरकार नहीं निपट सकती। सबको साथ आना, सरकारों को साथ आना पड़ेगा, सारे सामाजिक संस्थानों को साथ आना पड़ेगा, सारे समाज को साथ आना पड़ेगा, तभी इससे निपट पाएंगे। सबका साथ मिला, हमने सबका साथ लिया, इसलिए इस महामारी से निपटने में दिल्ली के 2 करोड़ लोग सफल हुए। तो आप लगातार लोगों से अपील भी करते थे कि देखिए ये लड़ाई सिर्फ सरकार अकेले नहीं लड़ सकती, आपको भी खुद इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा या अवेयर होना पड़ेगा, उसका असर दिखा लोगों को। उसका असर दिखा लोगों को। मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों को, हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके कोरोना को कंट्रोल किया है। अब लापरवाही मत बरतिए। पिछले कुछ दिनों में से मैं देखता हूँ घर से निकलते हैं कुछ लोग, कभी मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। अब किसी भी हालत में कोरोना को बढ़ने नहीं देना अपने को दिल्ली में। अच्छा, इसमें इस महामारी के इस दौर में बेरोजगारी एक बड़ा संकट बनकर सामने आया है। आपने पोर्टल भी शुरू किया है, रोजगार पोर्टल, उसमें कितनी कामयाबी मिल पाई है? किस तरीके से लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं और कैसे उनको तुरंत उसका फायदा भी मिल रहा है? ये एक्चुअली आइडिया बड़ा छोटा था, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो गया। हुआ यूं कि इस कोरोना की महामारी के दौरान मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे जो नौकरी चली गई जी, बेरोजगार है जी, घर में खाने को नहीं है जी। तो एक तरफ रोजगार बहुत ज़्यादा थे, बेरोजगार, और दूसरी तरफ मेरे पास फैक्ट्री वाले आते थे, मेरे पास दुकानों वाले आते थे कि जी लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री बंद हो गई, दुकान बंद हो गई, सारे मजदूर चले गए, सारे स्टाफ चला गया, अब तो हमारे पास कोई आदमी नहीं है, कोई वापस ही नहीं आ रहा। तो एक तरफ फैक्ट्री वाले हैं, दुकान वाले हैं जो रोज़गार देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ बेरोज़गार लोग हैं जो रोज़गार चाहते हैं। ये एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। तो हमने सोचा एक पोर्टल बना देते हैं जिसमें इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी। इन दोनों की मुलाकात करा दी हमने, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां इस पे आई हैं। जो फैक्ट्री वालों ने और दुकान वालों ने नौकरियां इस पे एडवर्टाइज़ की हैं कि हमें ऐसी नौकरियां चाहिए, और कई लोगों ने नौकरियां अप्लाई की हैं। एग्जैक्टली अब ये क्या है कि हम लोग इसमें बीच में नहीं हैं, ये अप्लाई करते हैं, ये तो दोनों आपस में मिलके, तो कई सारे लोगों को नौकरियां मिली हैं जो हम इधर बात करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कितने लोगों को लोग आपस में मिले
ये डेटा अभी मेरे पास एग्जैक्टली नहीं है। यानी लोगों को पता ही नहीं चलता कि कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ नौकरी है। यहाँ पे आपस में, हाँ, यहाँ एक मिला जरिया ये बन गया। जरिया। हाँ। और इसी आपको जान के ताज इसको ये इतना सक्सेसफुल हुआ मेरे पास इन दिनों में काफी, जैसे एक जीन्स बनाने की फैक्ट्री चलाता है, वो बता रहा था, बोला 32 लोग थे मेरे यहाँ जब कोरोना हुआ और सारे चले गए, 3 का स्टाफ बचा बस। बोला मैं फैक्ट्री खोल ही नहीं पा रहा था, आपने तो लॉकडाउन खोल दिया, मैं फैक्ट्री खोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि स्टाफ ही नहीं था। जब आपका ये पोर्टल आया, कहता मेरे को एकदम से 180 लोगों की एप्लीकेशन आ गई और मैं अपनी फैक्ट्री मेरी चालू हो गई। अच्छा, अभी मेट्रो शुरू हो रही है, मेट्रो लाइफलाइन दिल्ली की, और बहुत दिन से ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की लाइफलाइन को क्या हो गया, बिल्कुल थम सी गई है। इसको शुरू करने की किस तरह की प्लानिंग है? क्योंकि देखिए हमें ये भी देखना है कि कोरोना के मामले ज़्यादा आगे ना बढ़ें। तो इसको स्टेप्स में किया जाएगा, एकदम से नहीं किया जाएगा। पहले कुछ लाइनें खोली जाएंगी, कुछ किस्म के लोगों को अलाउ किया जाएगा। इसके बारे में केंद्र सरकार ने बहुत ही डिटेल्ड एसओपी जारी किए हैं, वो सारे एसओपी माने जाएंगे। और अगर कोई भी इसमें बड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, कोई भी व्यक्ति अगर उसको पालन नहीं करता तो हमें एग्जाम्पल्स भी बनाने पड़ेंगे। मैं सबको बता दूं कि फिर बुरा मत मानना अगर आपको पकड़ा जाए और आपके ऊपर फाइन वाइन लगाया जाए, क्योंकि सबकी सेहत का सवाल है, हमें करना पड़ेगा, सख्ती करनी पड़ेगी। तो एसओपी का पालन करेंगे और सबसे निवेदन है कि सब उसका पालन करें ताकि धीरे धीरे मेट्रो को और लाइनें खोली जाएं और सबके लिए खोला जाए। मतलब लेकिन ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा इतनी भीड़ को संभालना, क्योंकि शुरुआत में बहुत कम लोगों को ही अंदर एंट्री तो मिलेगी। वो कैश अलाउड नहीं है, केवल कार्ड चलेगा। हाँ, टोकन भी अलाउड नहीं है, केवल ओनली कार्ड। अच्छा, अभी सबसे बड़ी जिस पर हम बात कर रहे थे, बेरोजगारी, आपने कहा एक पोर्टल हमने बनाया, इकोनॉमी की खूब बात हो रही है, क्योंकि वाकई में जो स्लो डाउन है पूरी दुनिया भर में और यहाँ भी, इसे रिवाइव करने में काफ़ी वक्त लगेगा। दिल्ली के लिए और पूरे देश भर की इकोनॉमी के लिए आपको क्या लगता है कि क्या इस वक्त किए जाने की सख्त ज़रूरत है इस वक्त? मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों को साथ साथ डील करने की ज़रूरत है। एक तरफ कोरोना को डील करने की ज़रूरत है और दूसरी तरफ इकोनॉमी को खोलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जितना 24% इकोनॉमी बैठ गई है, नेगेटिव 24% कभी सुना नहीं था। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से तो बच जाएं और भुखमरी से मर जाएं। तो अभी हम सब सरकारों को मिलके, केंद्र सरकार को भी और सभी राज्य सरकारों को भी मिलके ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ज़्यादा इकोनॉमी को खोला जा सके, वापस पटरी पे लाया जा सके। मुझे लगता है कि चाइना के बॉर्डर पे जो टेंशन चल रही है, वो और कोरोना मिलके एक बहुत बड़ा अवसर भी है। हमारे देश का चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरता हो गई है इंपोर्ट्स के मामले में। हमारे सारे खिलौने वहाँ से आते हैं, हमारे सारे दिवाली के ऊपर गणेश जी और लक्ष्मी जी के मूर्तियाँ भी बताइए वहाँ से आती है, पटाखे भी वहाँ से आते हैं, लाइट्स, सब कुछ वहाँ से आता है। ये तो हम बना सकते हैं, तो हम वहाँ से इंपोर्ट क्यों करते हैं? कोई ऐसी चीज़ इंपोर्ट करते जो कि हम नहीं बना सकते, बड़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड चीज़ है, तो समझ में आता था। ये रोज़मर्रा की चीज़ें हम चाइना से क्यों खरीदते हैं? चाइना से खरीदते हैं, पैसा खराब, हमारी फॉरेन एक्सचेंज खराब होती है और दूसरे हमारे रोजगार जाते हैं। मुझे ये लगता है कि इस वक्त अगर केंद्र सरकार एक लिस्ट बना ले कि चाइना से हम ये खरीदते हैं, ये सेक्टर वाइज, टॉयज, ये और उसके सेक्टर के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बुला ले और बोले कि तुम बनाओ अब, और खूब सुविधाएं दे, उनको ज़मीन दे, उनको लोन दे, उनको हर तरह की सुविधा दे और बोले अब चाइना से सस्ता माल बना के दिखाओ। ये मतलब आपने कहा कि जो चाइना के साथ इस वक्त चल रहा है एक अवसर है, इसको अपॉर्चुनिटी है, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। अच्छा, इस दूसरे राज्यों की तुलना में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उस मामले में दिल्ली बेहतर है, क्योंकि कैपिटल भी है। आपने मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की, बहुत उसकी तारीफ भी हुई, कई स्टेट ने कहा कि इस मॉडल को हम भी अपनाएंगे और कई जगह अपनाने की शुरुआत भी हो गई है। आप जब कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करेंगे, इस कोरोना की महामारी, फिर और भी कई सारी बीमारियां हैं, इस चुनौती के बीच में कैसे वो सारी चीज़ें हो पाएंगी? क्या प्लानिंग है? सरकारी अस्पताल का जैसे ही नाम लेते हैं तो आपके जहन में एक तस्वीर आती है, ऐसा अस्पताल जहां बेड्स टूटे हुए हैं, दीवारें चू रही हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही है, डॉक्टर्स आते नहीं हैं। दिल्ली ने वो बदला। दिल्ली में भी पहले सरकारी अस्पतालों की यही हालत थी, दिल्ली में भी सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल था। पिछले 5 साल के अंदर हमने सरकारी अस्पतालों की पूरी तस्वीर बदली है। आज आप कई सारे सरकारी अस्पताल जाके देखो, सेंट्रली एयर कंडीशनड हो गए हैं सारे,
बहुत शानदार सुविधाएं मिल रही है सरकारी, सारी दवाइयाँ फ्री हो गई हैं, सारी मशीनें काम करती हैं, डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर अच्छे से बात करते हैं। मोहल्ला क्लिनिक की सबसे बड़ी खूबसूरती, लोगों से अगर आप बात करो, मैं ग्रेटर कैलाश गया था। ग्रेटर कैलाश तो दिल्ली की सबसे पॉश कॉलोनी है, वहाँ पे 2 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। और जब मैं एक दिन अचानक सरप्राइज़ पे अंदर चला गया तो वहाँ पे बहुत अमीर परिवार के लोग बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि आपके मोहल्ला क्लिनिक की सबसे अच्छी चीज़ है आपके डॉक्टर बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़े तमीज़ से बात करते हैं। आधी बीमारी वहीं दूर हो जाती है। आधी बीमारी तो वहीं दूर हो जाती है। तो दिल्ली के अंदर हमने स्वास्थ्य सेवाओं को काफ़ी ठीक किया है, लेकिन अब हमने एक हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि बिल्कुल वर्ल्ड क्लास होगा, उसका भी ऑर्डर किया है हम लोगों ने। इसके टेंडर होने वाले हैं बहुत जल्दी। इसमें दिल्ली के सारे अस्पतालों को जोड़ा जाएगा, दिल्ली के सारे। तो अगर आपको कहीं कोई मतलब है द क्लिक ऑफ अ बटन आपको पता चले कहाँ बेड खाली है, कहाँ वेंटिलेटर है, कहाँ क्या है। आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो डॉक्टर से, आपको जाके लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास दिल्ली सरकार के पास पूरा दवाइयों का सारा स्टॉक होगा, किस अस्पताल में कितनी दवाई, कितनी क्या। बहुत ही अच्छा एक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जा रहा है और 1 साल लगेगा। 1 साल के अंदर आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दिल्ली के सरकारी सेक्टर में दिखाई देंगी। यानी कोरोना ने एक तरीके से ऐलान बजा दिया हेल्थ सिस्टम को लेकर, जो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ध्यान उस ओर नहीं दिया जाता था कि ठीक है जो चल रहा है वो चलने दो, लेकिन शायद कोरोना ने बता दिया कि वैसे लेकिन अब हमें राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको लगता है कि जैसे हमने आने के बाद 2 चीज़ों पे इन्वेस्ट किया। जब हमारी सरकार बनी तो एजुकेशन का बजट सालाना 5,000 करोड़ होता था, हमने आते ही 10,000 करोड़ कर दिया और अब 15,000 करोड़ है। सोचो 3 गुना बजट हमने एजुकेशन का कर दिया। उसी तरह से हेल्थ का बजट जो था वो भी काफ़ी का था, उसको आते ही हमने 1.5 गुना कर दिया था और उसके बाद उसको बढ़ाते चले गए। तो हमने प्रायोरिटीज़ सही होनी चाहिए। मैंने शुरू में ही बोला था कि एक फ्लाईओवर कम बना लेंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे और आपको अच्छी सेहत देंगे। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो आपने काम किया है लोग उसकी तारीफ भी करते हैं। जो आपने बताया कि पहले सरकारी अस्पताल सुनते ही लगता था कि पता नहीं अंदर क्या होगा, दीवारों देख लो, ये देख लो। स्कूलों के बारे में भी ये परसेप्शन था, आपने अच्छा काम किया, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ। इसको अगर देश के अलग अलग हिस्सों में उसको उस तरीके से लागू किया जाए, आपको लगता है कि बड़ा व्यापक बदलाव आ सकता है? एक लोगों की जो सोच है ना शिक्षा को लेकर सरकारी स्कूलों की और प्राइवेट स्कूलों की, इसको बहुत बदला जा सकता है। दिल्ली ने 5 साल के अंदर स्कूल बदल दिए और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर सारी सरकारें मिशन मोड में लग जाए, मात्र 5 साल के अंदर हम हमारे पूरे देश की शिक्षा की तस्वीर बदल सकते हैं। अच्छा, इतना आपने एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, आपको क्या लगता है कि अभी दिल्ली में और क्या चीज़ की जाने बाकी? क्योंकि सब लोग देखते हैं कि दिल्ली में देखिए क्या क्या बदलाव हुए हैं। पेरेंट्स खुद बताते हैं कि पहले जब हम जाते थे या बच्चे जब घर आते थे उनसे पूछते थे कि आज मास्टर साहब ने क्या पढ़ाया या क्या तुम कर रहे हो, तो उनके पास बताने को कुछ होता नहीं था। अब मुझे लगता है स्कूल के सिस्टम पे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट किए, इंप्रूवमेंट तो और होते रहेंगे पर मेजर काफ़ी हुआ है। कॉलेज के लेवल पे अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है, काफ़ी गैप है हमारा। दिल्ली में 12वीं क्लास, दिल्ली में 2.5 लाख बच्चे हर साल 12वीं क्लास करके निकलते हैं और कॉलेजों में 1.25 लाख सीटें हैं, तो 1.25 लाख का गैप है। ये 1.25 लाख का गैप भरना है और इसकी सबसे बड़ी अड़चन एक है कि 1923 में दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी। 1923 का एक्ट है, वो एक्ट ये कहता है कि दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा और कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। 1923 के बाद आज 100 साल हो गए। अब उस कानून को बदल देना चाहिए कि दिल्ली के अंदर तो अब कई यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ बनी वो सारी प्रोफेशनल, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये IP यूनिवर्सिटी, ये सारी प्रोफेशनल्स है, वो अलाउड है। लेकिन बेसिक यूनिवर्सिटी जो कि BA BCom की डिग्री देती है, जो साइंस, ये वो यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। तो अब अगर ये हमने केंद्र सरकार से मामला उठाया भी है, अगर ये कंडीशन हटा दे तो दिल्ली के अंदर अब 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 100 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, इतने कॉलेजेस होने चाहिए। दिल्ली में इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है दिल्ली, लेकिन दिल्ली दुनिया का एजुकेशन का हब बन सकता है। अच्छा, पॉल्यूशन, प्रदूषण एक बड़ा मसला होता है दिल्ली में और हर बार इस पर खूब बहस भी होती है। और अब चूंकि कोरोना के टाइम में हमने देखा कि प्रदूषण स्तर अपने आप कम, लोग कहते हैं कि देखिए नेचर ने बहुत कुछ कर दिया।
आपके पास बाकायदा प्लानिंग भी है, आपने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम बढ़ावा देंगे, किस तरीके से उसको बिल्कुल फेज वाइज उसको मेंटेन रखा जाएगा इस लेवल को? देखिए, एक तो 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, उस साल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स एवरेज पूरे साल का लगभग 160 था। 2019 में, यानी कि पिछले साल, अब तो कोरोना की वजह से हो गया, कहेंगे केजरीवाल झूठा क्रेडिट ले रहा है, पिछले साल 2019 में पूरे साल का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 120 के करीब आ गया था। तो 25% कम हो गया 5 साल में। इसमें दो चीज़ें हैं, सभी शहरों में और पूरी दुनिया के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा तो नहीं, वो तो कंट्रोल किया ही, उल्टे 5 साल के अंदर 25% पोल्यूशन सभी दिल्ली वासियों ने मिलकर कम कर दिया। इसके लिए कई सारे स्टेप्स उठाए हमने, पेड़ खूब लगाए हमने, कई सारे ऑड इवन किया जब जब जरूरत पड़ी। अब अपने को लेकिन एक इससे सेटिस्फाई नहीं होना, अभी और इसको कम करना है, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके आना है। तो अब इसका ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हमने बनाई है, ये अपने इसकी मैं तारीफ करूं तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने, इसकी सारी सब लोग तारीफ कर रहे हैं इसकी। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के मंत्री ने भी पब्लिकली बोला कि दिल्ली की पॉलिसी जो है ये एक तरह से टेम्पलेट बननी चाहिए, बहुत अच्छी पॉलिसी है। सारी इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। हमारा ये मानना है कि 5 साल, आज अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करो तो पूरी दुनिया के अंदर चाइना की चर्चा होती है। मेरा मानना है कि 5 साल के बाद पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली की चर्चा होनी चाहिए जब दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाए। जी अच्छा, ये कोविड काल में लोग कह रहे हैं कि पता नहीं कब खत्म होगा, धैर्य रखो, संयम रखो, लेकिन सभी लोग सरकारों की तरफ देख रहे हैं। आप आज सारे जहां से अच्छा इस मन से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि इस समय आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके साथ है, क्योंकि हर कोई तमाम सरकारों की तरफ देख रहे हैं कि भाई क्या होगा आगे। लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास रेडी पटरी वाले आए थे, वीकली बाजार वाले आए थे, रो रहे थे बेचारे। बोले जी 5 महीने से एक पैसा नहीं कमाया। वो बोला हमारी इतनी सेविंग्स नहीं है, मतलब गरीबों की तो छोड़ो, इवन मिडिल क्लास की भी, संभ्रांत परिवारों की भी इतनी सेविंग नहीं होती कि 5 महीने बैठ के घर पे खुद भी खाना खा ले और अपने एम्प्लॉयज़ को भी दे दे। तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है चारों तरफ। इसको हमें मिलके, सारे समाज को मिलके एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार ने जब जब जरूरत पड़ी, हमने लोगों को पैसे से भी मदद की, खाने से भी। एक टाइम ऐसा था 10-10 लाख लोगों को डेली हम लंच और डिनर करा रहे थे लॉकडाउन के पीरियड में। हमने 1 करोड़ लोगों को कच्चा राशन, गेहूं और चावल उनके घर पहुंचाया है। तो सारे दिल्ली के जितने ऑटो वाले थे, जितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, उन सब लोगों को 5-5 हज़ार रुपये हमने दिए। विधवा को और बुजुर्गों को हमने 3-3 महीने की पेंशन एक साथ दे दी। तो काफ़ी सारे लोगों को मदद की। ये कठिनाई का दौर एक साथ भगवान का नाम लेके और एक साथ मिलके इसको दूर करना है, और मैं समझता हूँ कि जल्दी ज़िंदगी वापस पटरी पे लौटेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, हमारे साथ बात करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए और हमारे सारे जहां से अच्छा इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एक और शख्सियत से जल्द मुलाकात होगी। आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सारे जहां से अच्छा।